हेलो दोस्तों, क्लास 12th में बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मानव जनन। डेट मीन्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मनुष्य में केवल लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं आज। यह फर्स्ट पेज, इसमें से कई सारे ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पुटअप होते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले। मनुष्य में केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। डेट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर होता है ह्यूमन बॉडी में। तो मनुष्य में केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। मनुष्य में नर व मादा जननांग अलग अलग होते हैं। नर व मादा जननांग अलग अलग होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य एक लिंगी होता है प्राणी, एक लिंगी का यूनिसेक्सुअल। डेट मीन्स नर जनन अंग अलग पाए जाएंगे और मादा जनन अंग अलग पाए जाते हैं, हर बॉडी में अलग अलग। तो क्या हो जाएगा कि मनुष्य में नर व मादा जननांग अलग अलग होते हैं। पुरुषों में नर जननांग व स्त्रियों में मादा जननांग पाए जाते हैं। अतः कह सकते हैं कि मनुष्य कैसा प्राणी है? एक लिंगी प्राणी। एक लिंगी का अर्थ समझ में आया कि नर जनन अंग अलग बॉडी पर पाए जाएंगे और मादा जनन अंग अलग पाए जाते हैं। मनुष्य में आंतरिक निषेचन, कई बार क्वेश्चन आया है कि जो मानव में निषेचन होता है वो कैसा होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो मनुष्य में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। तथा अंडे का भ्रूणीय विकास गर्भाशय में। तो जो अंडा होता है उसका जो भ्रूणीय विकास होता है वो कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। गर्भाशय को यूट्रस या फिर ओम मीन्स होता है बच्चेदानी। तो अंडे का भ्रूणीय विकास गर्भाशय, यूट्रस या ओम में होता है और अंत में ये सुविकसित हो जाता है और इसको क्या देता है? जन्म देता है। तो क्या हो गया दोस्तों? मनुष्य में केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। मनुष्य में नर व मादा जननांग अलग अलग होते हैं। पुरुषों में नर जननांग व स्त्रियों में मादा जननांग पाए जाते हैं। अतः मनुष्य एक लिंगी, इट मीन्स यूनिसेक्सुअल प्राणी है। मनुष्य में आंतरिक निषेचन पाया जाता है तथा अंडे का जो भ्रूणीय विकास है वह गर्भाशय में होता है और बाद में यह सुविकसित शिशु को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। तो शिशु को जन्म देते हैं। अतः जो मनुष्य है वो जरायुज प्राणी या सजीव प्रजक प्राणी या फिर विविपेरस एनिमल। विविपेरस एनिमल क्या होता है? ये जरायुज प्राणी या सजीव प्रजक प्राणी क्या होता है? जो शिशु को जन्म देते हैं अपने समान, वो कहलाते हैं जरायुज प्राणी। जबकि जो अंडे देते तो वो कहलाते हैं क्या? वेविपेरस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेविपेरस या अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। तो जब मनुष्य का जन्म हुआ है मनुष्य से, इसीलिए वो प्राणी कैसा है? जरायुज प्राणी है। तो क्लियर हुआ जरायुज प्राणी या सजीव प्रजक प्राणी क्या है। तो जब शिशु का जन्म होता है तो कह सकते हैं तब मनुष्य जरायुज प्राणी या सजीव प्रजक प्राणी है। अब मनुष्य में लैंगिक जनन के अंतर्गत होने वाली घटना है कि जब मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो इसमें भी अगर हम नॉर्मल शब्दों में देख लेते हैं, जैसे निषेचन होता है तो निषेचन के जो पहले की घटना होती है वो पूर्व निषेचन कहलाती है और फिर निषेचन होगा और निषेचन के बाद जितनी घटनाएं होती तो हम कह सकते हैं ये पश्च निषेचन है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? युग्मक जनन, युग्मक का निर्माण होता है, फिर युग्मक का स्थानांतरण होता है, फिर निषेचन होगा और फिर गर्भ में भ्रूण का परिवर्धन होगा। तो भ्रूण परिवर्धन और फिर गर्भावधि चलेगी 9 महीने तक, जिसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, और फिर शिशु का जन्म होगा और उसको बोलते हैं प्रसव। क्या बोलते हैं? प्रसव। शिशु के जन्म को प्रसव बोलते हैं या पास्चुरेशन कहते हैं। क्लियर हो पाया इतनी चीज़? तो ये एक टॉपिक है जो हमको मनुष्य में लैंगिक जनन के अंतर्गत पढ़ना है। अभी ये एक डिटेल में समझेंगे डायग्राम के द्वारा, काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। तो कौन कौन सी घटनाएं होंगी? युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक जनन, फिर उसका ट्रांसफर हो जाएगा, युग्मक स्थानांतरण, फिर निषेचन और फिर भ्रूणीय परिवर्धन और गर्भावधि और हो जाएगा प्रसव या पास्चुरेशन हो जाएगा। अब हम इसको समझ सकते हैं काफ़ी आसानी से, इसमें काफ़ी आसान है। जो मानव होता है, मानव में कैसा जन्म होता है? लैंगिक जन्म होता है। डेट मीन्स नर या पुरुष जिसको मेल कहते हैं, मादा जिसको स्त्री या फीमेल कहते हैं।
नर में कौन सा अंग पाया जाएगा? नर जनन अंग पाया जाता है। कौन सा? नर जनन अंग पाया जाता है। इसमें निर्माण होगा किसका? नर युग्मक का। किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का। और जो विभाजन होगा वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, तभी आधे गुणसूत्र आते हैं। पुरुष में 46 पाए जाते हैं 2n, और ये आधे आएंगे तो बचेंगे 23, डेट मीन्स n बचेंगे। और नर युग्मक जिसको क्या कहते हैं? शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। तो मनुष्य में जो नर होता है, पुरुष होता है, उसमें जो अंग पाया जाएगा जनन का, उसे नर जनन अंग कहते हैं। और इस नर जनन अंग से नर युग्मक डेट मीन्स शुक्राणु या स्पर्म का क्या होता है? निर्माण होता है। और नर युग्मक डेट मीन्स शुक्राणु या स्पर्म के निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। और इसमें जो विभाजन होता है दोस्तों कैसा होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। इतना क्लियर हुआ? तो नर जनन अंग, इससे बनेगा नर युग्मक, और उससे क्या? शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। प्रक्रिया कहलाएगी क्या? शुक्र जनन। अब इधर देख लेते हैं, यह क्या? मादा जनन अंग। और मादा जनन अंग से क्या बनेगा? मादा युग्मक, आधे गुणसूत्र आएंगे, 23 हो जाएगा, n हो जाएगा। और मादा युग्मक बनता है जिसे अंडाणु या ओवम या ओवा कहते हैं। अब होता क्या है? अब जब ये जो नर युग्मक है जिसको शुक्राणु बोलते हैं, तो इसमें होता क्या है? ये जब मैथुन की प्रक्रिया होती है तब उसके द्वारा जो नर युग्मक होता है वो चला जाता है मादा युग्मक के पास। किसके द्वारा जाता है? तो स्त्री जनन पथ के माध्यम से जाता है। किसके द्वारा जाता है? स्त्री जनन पथ के माध्यम से, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। जब कॉपुलेशन की प्रक्रिया होती है, जब मैथुन की प्रक्रिया होती है, जो शुक्राणु होता है वो स्त्री जनन पथ के द्वारा मादा युग्मक यानी अंडाणु में चला जाता है या अंडाणु से मिल जाता है। और यह प्रक्रिया कहलाते वीर्य सेचन। क्या कहलाता है? वीर्य सेचन कहलाता है, इंसीमिनेशन कहलाता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो नर से नर जनन अंग, नर में नर युग्मक का निर्माण या स्पर्म का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। मादा जनन अंग से मादा युग्मक या अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं अंड जनन या oogenesis कहते हैं। अब शुक्राणु जो होता है स्त्री जनन पथ के माध्यम से कॉपुलेशन के द्वारा, कॉपुलेशन समय में पहुंच जाता है मादा युग्मक के पास, और यह प्रक्रिया कहलाती है वीर्य सेचन। क्या कहलाती है? वीर्य सेचन या इंसीमिनेशन कहलाती है। अब होता क्या है दोस्तों? तो जो नर युग्मक है शुक्राणु और ये मादा युग्मक जो है अंडाणु, ये आपस में मिलते हैं। तो नर व मादा युग्मक के मिलने से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया। तो अभी मैंने पढ़ाया था निषेचन से पूर्व की घटना हो गई, अब ये हो गया निषेचन। निषेचन के पश्चात क्या होता है? बनता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज, जिसको बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट 2n हो जाता है। क्यों? एक n मेल का वो स्पर्म से, दूसरा फीमेल के ओवम से, तो n और n बन जाएगा 2n कहलाता है। अब ये युग्मनज जो है, युग्मनज विभाजित होकर के निर्माण कर लेता है ब्लास्टोसिस्ट का। क्या बना देता है? ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कर देता है। ब्लास्टोसिस्ट को हम भ्रूण भी कह सकते हैं, नॉर्मल क्या कह सकते हैं? भ्रूण कह सकते हैं। तो यह ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कर देता है। आगे क्या होता है दोस्तों? जो ब्लास्टोसिस्ट है फिर ये माता के गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, माता की गर्भाशय से चिपक जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं अंतरारोपण। क्या बोलते हैं? अंतरारोपण। तो अंतरारोपण में क्या होता है? इम्प्लांटेशन बोलते हैं इसको, इम्प्लांटेशन कहते हैं। और फिर जब वहाँ से चिपक जाएगा तो फिर भ्रूणीय परिवर्धन शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ्रूणीय परिवर्धन शुरू होता है, और फिर उसमें वो अवधि जो होती है वो गर्भावधि कहलाती है, 9 महीने का समय जो होता है, प्रेगनेंसी पीरियड। और फिर होता है प्रसव, और प्रसव के द्वारा शिशु का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो ये टॉपिक बना कि कैसे मनुष्य में निषेचन के द्वारा अंत में शिशु का निर्माण होता होगा। तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। तो ये समरी के रूप में है, फिर हम आराम से डिटेल में इसको पढ़ेंगे।
तो क्या बोला गया था कि मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है और मनुष्य कैसा प्राणी, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी प्राणी है। तो क्या बोला गया कि मनुष्य में जो नर होता है पुरुष को मेल बोलते हैं, मादा स्त्री जिसे फीमेल बोलते हैं। नर में नर जनन अंग पाया जाता है, मादा में मादा जनन अंग पाया जाता है। नर जनन अंग के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है जिसे शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं, और यह शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। मादा जनन अंग से मादा युग्मक अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है और जिसे बोलते हैं अंड जनन या oogenesis कहते हैं। अब नर युग्मक का डेट मीन्स शुक्राणु का कहाँ पर अंडाणु के पास या मादा युग्मक के पास पहुँचना क्या कहलाता है, वीर सेचन कहलाता है, इंसीमिनेशन कहलाता है। और ये किसके द्वारा जाता है, स्त्री जनन पथ के माध्यम से जाता है, डेट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के द्वारा जाता है। अब क्या होगा, जो नर युग्मक है स्पर्म शुक्राणु और जो मादा युग्मक है ओवम अंडाणु, ये आपस में मिलते हैं। नर व मादा युग्मक के मिलने से क्या कर होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, निषेचन होता है। और निषेचन के फलस्वरूप निर्माण हो जाता है दोस्तों किसका, युग्मनस का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और वो n और n बना देता है 2n, डेट मीन्स से द्विगुणित होता है, वो जबकि आगुणित होता है, वो हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है। अब युग्मनज जो होता है विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है, और ब्लास्टोसिस्ट को हम क्या कह सकते हैं, भ्रूण कह सकते हैं। फिर जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये माता के गर्भाशय से चिपक जाता है और इसे बोलते हैं अंतरोपण, अंतरोपण कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। और फिर भ्रूणीय परिवर्धन होता है, उसका विकास होता है, और ये समय अवधि कहलाती गर्भावधि जो 9 महीने का समय होता है। और फिर प्रसव होता है आफ्टर 9 मंथ, प्रेगनेंसी के जब कंप्लीट होते हैं तो प्रसव होता है, इसमें शिशु का क्या होता है, जन्म होता है। तो ये ऊपर ऊपर हो गया एक समरी के रूप में, अब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अब मनुष्य में जो जनन की प्रक्रिया होती है ज़्यादातर वो मादा में ही उसके सारे प्रोसेस होते हैं। तो अब एक हम चित्र के सहायता से जो हमने पढ़ा है अभी कि कैसे शिशु का निर्माण होता है, इसे हम समझ सकते हैं। और ये डायग्राम अभी बनाना नहीं है, ये मैंने मादा जनन अंग बनाया है, इसके द्वारा हम समझते हैं। पहले अभी टॉपिक हम बाद में शुरू करेंगे, पहले हमें हर चीज़ सारे उसके जो टर्म्स हैं वो समझ में आने चाहिए। तो इसीलिए हम इसको डिटेल में पहले पढ़ रहे हैं शॉर्ट बता करके कि कैसे क्या होता होगा। तो ये एक मादा जनन अंग का दोस्तों चित्र है, ऐसे मादा जनन अंग का चित्र बनाना रहेगा। जो मादा जनन अंग होता है उसको बनाना कैसे, आपको सबसे पहले आप ये ड्रा करिए, फिर यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, और फिर आप ये ऐसे बना सकते हैं। तो मादा जनन अंग में क्या कैसे होता होगा, तो इसमें जो ये मादा जनन अंग है इसको बोलते हैं क्या, ये जो पाई जाती है इसको बोलते हैं फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब। इसके और कई सारे नाम हैं, जैसे अंडवाहिनी, डिम्बवाहिनी, फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब। क्या है, अंडवाहिनी, डिम्बवाहिनी, फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब। तो ये मादा में 2 होती हैं, मादा जनन अंग में राइट एंड लेफ्ट 2 होती हैं, ये राइट और लेफ्ट होती हैं। तो अब आगे इसमें क्या होता है, तो जो मनुष्य में जो नर युग्मक बनता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। तो मैथुन के समय ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान में होता क्या है, स्पर्म जो होता है वो चला जाता है कहाँ, गर्भाशय में। ये क्या है, गर्भाशय है, ये अंडाशय है, ओवरी होती हैं 2 होती हैं, लेफ्ट और राइट, एक जोड़ी पाई जाती है। तो ये स्पर्म जो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स या मैथुन के दौरान ये चला जाता है गर्भाशय में। अब यहाँ से ये कैसे, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा दोस्तों, वीर सेचन। अभी आपने पढ़ा था इंसीमिनेशन, वीर सेचन कहलाता है। और ये जाता किसके माध्यम से है, स्त्री जनन पथ के द्वारा जाता है। तो स्त्री जनन पथ के द्वारा ये पहुंच जाता है यहाँ पर, और फिर यहाँ से ये आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में। कौन आ गया, स्पर्म, कहाँ आ गया, फैलोपियन ट्यूब में। अब इधर से जो मादा युग्मक है अंडाणु वो कहाँ बनेगा, मैंने बताया था अंडाशय में बनता है, वो टेस्टिस में बनता है नर युग्मक स्पर्म, और ये बनेगा कहाँ,
अंडाणु में बनता है, अंडाणु बनता है कहाँ पर, अंडाशय में। तो जो अंडाशय होते हैं ये एक जोड़ी पाई जाती हैं, राइट और लेफ्ट। और जो अंडाशय होते हैं ये इस लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, रेड कलर का आप जो देख रहे हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें निर्माण होगा मादा युग्मक का, जिसको बोलते हैं अंडाणु। तो जब स्पर्म यहाँ पर आता है तो ओवम भी यहाँ से रिलीज होता है अंडाणु, और ऐसे ऐसे कई सारे होते हैं, ठीक, मिलियन की संख्या में स्पर्म या ओवम निकलते हैं, लेकिन निषेचन सिर्फ एक ही से होता है। तो ये ओवम यहाँ से निकलता है और यहाँ पर पहुँच जाता है। इस प्लेस का नाम भी है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ओवम मिल जाता है इससे, तो एक ये एन और एक ये एन, निर्माण हो गया 2n, दैट मीन्स जाइगोट का निर्माण हो गया। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, ये इसमें मल्टीपल डिवीजन होते हैं। तो ये 2n होता है, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32 और 32 से 64 कोशिका का निर्माण हो जाता है। और जब 64 कोशिका का निर्माण होता है तो ये निर्माण कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट का। ये क्या कहलाता है, ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो ये मादा जनन अंग है, इसमें एक जोड़ी फैलोपियन नलिका पाई जाती है, जिसको डिम्ब वाहिनी या अंडवाहिनी या क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। एक जोड़ी पाई जाती है क्या, ओवरी, अंडाशय। और अंडाशय जो होते हैं फिलामेंट्स के द्वारा लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। और ये होता है गर्भाशय। तो जब स्पर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, मैथुन के दौरान इसमें प्रवेश करता है स्त्री जनन पथ के माध्यम से, तो यहाँ पर इसका पहुँचना स्पर्म का कहलाता है वीर सेचन, इंसीमिनेशन। और फिर ये यहाँ से आ जाता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में इधर कहाँ से, अंडाशय से निकलता है अंडा, डेट मीन्स अंडाणु या ओवम, और यहाँ पर आ जाता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक। उसके बाद में युग्मनज बन जाता है। फिर जाइगोट जो होता है 2n होता है, n और n दोनों मिलकर के 2n बनाते हैं। फिर ये 2 कोश के 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 कोश के जब हो जाता है तो इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट इस गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। क्या हो जाता है, चिपक जाता है। अब आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वही मैंने लिखा है, जब 64 की इस स्टेज में आएगा तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और तब ये गर्भाशय की दीवार से क्या हो जाते हैं, चिपक जाता है, तथा इसका परिवर्धन होगा। क्या होता है, परिवर्धन, डेवलपमेंट होता है। और फिर क्या होगा, 64 से 128, 128 से 256, 512, 1024, ये मल्टीपल टाइम डिवाइड होकर के इतनी सारी कोशिकाओं का क्या बना लेती हैं, समूह बना लेती हैं। अब इन कोशिकाओं के समूह से 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। और इन 3 स्तरों को, ये जो 3 स्तर होते हैं, 3 स्तरों से एक शिशु का पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो जब ये 64 से 128, 256, 512, 1024 जब ये मल्टीपल टाइम डिवाइड होती हैं तो सारी कोशिकाएं मिलकर के एक समूह बनाती हैं, और इससे 3 स्तर, जनन स्तर का निर्माण होता है। उन 3 स्तरों से एक शिशु का, पूर्ण शिशु का निर्माण होता है। और यह पूरी अवधि जब अंदर शिशु रहेगा क्या कहलाएगी, गर्भावधि कहलाती है। 9 महीने का जेस्टेशन टाइम होता है। फिर प्रसव होता है, ठीक। और फिर एक शिशु का क्या हो जाएगा, जन्म होता है। तो ये टॉपिक समझ में आया, इतना ये बेसिक था, ये हमें समझना है। इसको मन करे तो लिखिएगा, बना लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब क्या होता है, यही दिखाया गया कि सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ था, स्पर्म यहाँ से जो है अंदर गया था सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के द्वारा, यानी स्त्री जनन पथ के द्वारा, और आगे बढ़ करके पहुँच गया था कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। इधर से ये जो अंडाणु होता है यहाँ से निकलता है कहाँ, अंडाशय से, और यहाँ पर आता है, दोनों आपस में मिलते हैं, 2n जाइगोट बनता है। फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64 जब आता है तो ये इस गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। और फिर मल्टीपल टाइम डिवाइड होता है, 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। और फिर उसी से चलकर एक शिशु का, संपूर्ण शिशु का क्या करता है, निर्माण करता है। और ये पूरा टाइम जो है वो गर्भावधि कहलाता है। फिर प्रसव होगा और इस शिशु का क्या हो जाएगा, जन्म हो जाता है। क्लियर हो गया इतनी चीजें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाते हैं इन ह्यूमन। मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता क्या है,
तो मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। इस क्रिया के लिए नर व मादा युग्मक में अलग अलग जननांग पाए जाते हैं। लैंगिक में क्या होता है, नर और मादा दोनों जननांग अलग अलग पाए जाते हैं और इनको बाहरी लक्षणों के आधार पर ही पहचान लिया जाता है। तो डेट मीन्स आउटर कैरेक्टर देखकर हम जान जाएंगे कि नर है या फिर मादा है। और यही रूप जो है लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहलाता है। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिनको बाहर से देखने पता चलता है लेकिन उतना क्लियर नहीं पता चलता, जैसे बिल्ली हो गई, ये मेल है या फीमेल है, डॉग हो गए, अदर एनिमल्स, रैबिट हो गया, ठीक, ऐसे ये सब उतना आउटर देखकर पता नहीं चलता है कि ये नर है या मादा है। जबकि मनुष्य में साफ साफ दिखता है बड़े होने पर, जब किशोरा अवस्था की अवधि आती है, उससे बढ़कर एक समय बाद जब प्यूबर्टी आती है, यौनारंभ चालू होता है, तब मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंस देख कर ही आ जाता है। जैसे स्त्रियों में स्तन ग्रंथियों का विकास होना और आवाज़ सुरीली होना और शरीर पर बाल ना होना, और जबकि जो पुरुष होता है उनमें क्या होता है, शरीर पर बाल आ जाते हैं, मूछें दाढ़ी आ जाती हैं। अगर वो बाल बड़े न रखाएं तो पीछे से देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो यही चीज़ कहलाती है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, जबकि अन्य जानवरों में या जीवों में इतना साफ दिखता नहीं है। तो मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। स्त्रियों में स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं परंतु पुरुषों में मीन्स नर में नहीं होता है। तो ये इससे देखकर हम जान जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि पुरुषों में स्तन ग्रंथियां नहीं होती हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं लेकिन वो अल्प विकसित होती हैं। दूसरा, पुरुषों में दाढ़ी मूछ आती है, स्त्रियों में नहीं आती है। नेक्स्ट है, स्त्रियों की जो आवाज़ होती है वो पतली व मधुर होती है और पुरुषों की जो आवाज़ होती है वह भारी या मोटी होती है। तो ये सारे कैरेक्टर हैं जिनके द्वारा मनुष्य जो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है, लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करता है। तो ये सब देख करके बाहर से हम जान सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। तो क्या बोला गया, मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है। इस क्रिया के लिए नर व मादा में अलग अलग जननांग पाए जाते हैं जिन्हें बाहरी लक्षणों के आधार पर ही पहचान लिया जाता है। यही रूप लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहलाता है। जैसे स्त्रियों में स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं परंतु पुरुषों में डेट मीन्स नर में अल्प विकसित होती हैं। पुरुषों में दाढ़ी मूछें आती हैं, स्त्रियों में नहीं आती। स्त्रियों की आवाज़ पतली व मधुर और पुरुषों की आवाज़ भारी व मोटी होती है। आगे बढ़ते हैं जननांग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो वे अंग जो जनन में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं, जननांग कहलाते हैं। और जनन अंगों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया, प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा है द्वितीयक लैंगिक अंग। तो वे अंग जो जनन में सहायक होते हैं जननांग कहलाते हैं। जनन अंग या जननांग 2 भागों में बांटे जा सकते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। जो द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं इसको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं या सहायक लैंगिक अंग, डेट मीन्स एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। क्योंकि ये लैंगिक जनन में जो है ये स्वयं जो है कोई भाग नहीं लेते हैं लेकिन उसमें काफ़ी सहायता करते हैं। तो इसे बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग या फिर सहायक लैंगिक अंग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहला प्राथमिक लैंगिक अंग। तो वे अंग जिनमें युग्मकों का, वो भी कैसे, नर और मादा 2 होते हैं, नर और मादा, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो वे अंग जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है क्या कहलाते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। इन्हें जनन भी बोलते हैं, नर में नर जनन और मादा में मादा जनन, डेट मीन्स गोनड्स भी कहते हैं। तो वे अंग जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। इन्हें जनन भी कहते हैं। नर या पुरुष के जननों को क्या बोलते हैं, वृषण, डेट मीन्स टेस्टिस बोलते हैं। और जो टेस्टिस होता है इनमें शुक्राणुओं का या स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, इनका निर्माण होता है। मैंने भी बताया था नर जनन अंग और नर जनन अंग होता है वृषण, टेस्टिस, इसमें क्या बनता है, शुक्राणु। और प्रोसेस दोस्तों क्या कहलाता था, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन।
मादा या स्त्री के जनन को क्या कहते हैं, अंडाशय या ओवरीज कहते हैं। एक जोड़ी होती है, इनमें क्या बनेंगे, अंडे या अंडाणु, एग या ओवा बनते हैं, और प्रोसेस क्या कहलाएगा, oogenesis कहलाता था। क्लियर हो गया। तो नर पुरुषों को जो जनन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं। इनमें बनेगा शुक्राणु। जो मादा स्त्री के जनन होते हैं उनको बोलते हैं अंडाशय, और इनमें बनेगा अंडाणु या अंडा बनता है। अब जनदों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विकल्प से क्वेश्चन पुट अप हो चुका है। जनदों, जो जनद है, नर जनद और मादा जनद, जनन की जो वृद्धि है और जो कार्य इनके होते हैं, इनके कार्यों का नियमन जो है अग्र पिट्यूटरी, जिसको पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी बोलते थे, तो इनके कार्यों का जो नियमन है वो अग्र पिट्यूटरी से स्रावित एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन, यह करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, जनन की वृद्धि एवं कार्यों का नियमन कौन करता है, अग्र पिट्यूटरी करती है, और अग्र पिट्यूटरी से स्रावित जो हार्मोन्स है गोनाडोट्रोपिन, यह नियंत्रण करने का काम करता है। क्लियर हो गया। ऐसा नहीं है कि टेस्टिस या वृषण से हार्मोन स्रावित नहीं होते हैं, वो होते हैं, वहां से भी स्रावित होते हैं। तो आगे क्या पढ़ते हैं कि वृषण से टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं। इसे नर लिंग हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है पुरुषों के लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। तो क्या बोला गया, वृषण से टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं जो मनुष्य के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का, डेट मीन्स बाह्य लक्षणों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। बाह्य लक्षण क्या हो गया, जैसे दाढ़ी, मूछ, शरीर पर बाल का होना, इन सब का निर्धारण जो है टेस्टोस्टेरोन करता है। तो वृषण से टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है जो मनुष्य के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जैसे मनुष्य में दाढ़ी, मूछ और शरीर पर बाल का होना। क्लियर हो गया। अब आगे क्या पढ़ते हैं, मादा के अंडाशय से, मादा के अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। ये जो है मादा लिंग हार्मोन से, तो मादा के अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है जो महिलाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या, जैसे उनके शरीर पर बाल का कम होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना तथा आर्तो चक्र या मानसिक चक्र, ये बताते हैं। ब्लीडिंग होता है इसमें, जो जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। तो यह भी अभी आगे डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। तो आर्तो चक्र या मानसिक चक्र का नियमन करते हैं कौन, एस्ट्रोजन। क्लियर हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि नरलिंग हार्मोन्स कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, जो कहाँ से, वृषण से स्रावित होता है, और ये मनुष्य के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करता है, निर्धारण करता है, जैसे दाढ़ी, मुंह, शरीर पर बाल का होना। मादा के अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, जैसे मादा लिंग हार्मोन्स कहते हैं, और ये महिलाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जैसे शरीर पर बाल का कम होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, आर्तो चक्र या मासिक चक्र का नियमन करना। नरलिंग हार्मोन्स क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। मादा लिंग हार्मोन्स क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। यह भी क्वेश्चन खूब पुटअप हुआ है कि जो हार्मोन्स होते हैं, नरलिंग हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन है और जो मादा लिंग हार्मोन जो एस्ट्रोजन है, इन दोनों हार्मोन्स की प्रकृति क्या है, ठीक है। इसकी जो प्रकृति है वो स्टेरॉइड होती है। क्या होती है, स्टेरॉइड होती है प्रकृति। क्लियर हो गया। अब ये हो गया प्राथमिक लैंगिक अंग। अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग, और जिनको बोलते थे सहायक लैंगिक अंग भी कहते हैं। इट मीन्स सेकेंडरी और असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें दोस्तों क्या बोला गया, इन अंगों में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, परंतु ये जनन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो इन अंगों में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, डेट मीन्स स्पर्म और ओवा नहीं बनता है, परंतु ये जनन में सहायक होते हैं। अब नर में द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं, और मादा में द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो जो नर में द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वृषण जालक। क्या होते हैं, वृषण जालक। इसको बोलते हैं रीड टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रीड टेस्टिस। अभी इंग्लिश में भी हम नाम याद रखेंगे कि कभी कभी बायोलॉजी में ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो देता है वो इंग्लिश का हिंदी वर्जन दे देता है, रीड टेस्टिस उसको हिंदी में दे देता है। तो पाया था वृषण जालक जिसको बोलते हैं रीड टेस्टिस, और फिर होता है शुक्रवाहिका जिसको वासा एफरेंसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वासा एफरेंसिया।
और होता है अधिवृषण। क्या होता है? अधिवृषण, जिसको एपिडिडाइमस बोलते हैं, एपिडिडाइमिस बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। और फिर होता है शुक्रवाहिनी, जिसको वासा डिफरेंशिया बोलते हैं। और फिर होता है शुक्राशय, जिसको सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल। और फिर आता है मूत्रमार्ग, जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। और फिर शिश्न जो होता है, जिसको पेनिस बोलते हैं। ये क्या होते हैं? नर में द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमको सारे नाम याद होने चाहिए। क्या होता है नर में द्वितीयक लैंगिक अंग? वृषणजालक, जिसको रीड टेस्टिस बोलते हैं। और शुक्र वाहिका, जिसको वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। अधिवृषण, जिसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। और शुक्र वाहिनी, जिसको वासा डिफरेंशिया कहते हैं। शुक्राशय, जिसको सेमिनल वेसिकल कहते हैं। मूत्रमार्ग, जो कि यूरेथ्रा है। और फिर शिश्न हो जाएगा, जिसको पेनिस बोलते हैं। तो ये हो गया नर में द्वितीयक लैंगिक। अभी जब हम नर जनन अंग पढ़ेंगे तो उसमें सारे ये डिटेल में नाम आएंगे, तो हमको याद हो जाएंगे। ये हो गए मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक अंग नर के। अब हम पढ़ेंगे मादा में द्वितीयक लैंगिक अंग। जो मादा होती है, इनमें द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होंगे? फैलोपियन नलिका, अभी आपने पढ़ा था। गर्भाशय, उसमें जो मेन होता है प्राइमरी, वो होता है क्या? अंडाशय। इसमें था क्या? टेस्टिस, जिसको वृषण बोलते थे। बाकी सब द्वितीयक हैं। इसमें भी अंडाशय को छोड़कर बाकी सब द्वितीयक लैंगिक अंग हैं। जैसे फैलोपियन नलिका, जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते थे। अंडवाहिनी, डिम्बवाहिनी बोलते थे। गर्भाशय, जिसको यूटेरस बोलते हैं, जहाँ पर वीर्य सेचन हुआ था। यौन, जिसको वजाइना बोलते हैं। और स्तन ग्रंथियाँ, जिसको मैमेलरी ग्लैंड या मैमिलरी ग्लैंड कहते हैं। ये जो है मादा में द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और अब हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है और काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट है। इसको हम काफ़ी आसानी से, इसको आराम से पढ़ेंगे और कई सारे पार्ट में पढ़ेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।